आदाब अर्ज़ है। 1982 में मैं पढ़ने गया अमेरिका, 85 में वापस आया। मेरा बड़ा भाई जो मुझसे 6 साल बड़ा है, सन 83 में पाकिस्तान छोड़ के चला गया अमेरिका, फिर कभी वापस नहीं आया। और उसकी वजह जो थी मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मरहूम ज़ियाउल हक़ की पॉलिसियाँ और उनके किए हुए काम थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो पहले लीडर थे पाकिस्तान के जिन्होंने आते ही साथ सरमाएदार को बर्बाद कर दिया। उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़ा छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको बर्बाद कर दिया। जो बड़ा अच्छा कारोबार करने वाला शख्स था, बिजनेसमैन था, उसको उड़ा दिया। और हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री की जो बुनियादें थीं वो इस हद तक खोखली की कि आज तक हमारी इंडस्ट्री, बिजनेस और कॉरपोरेशन जो है वो संभल नहीं सकी। PIA का बेड़ा गर्क, रेलवे का बेड़ा गर्क, पोस्ट ऑफिस का। इससे पहले ये तमाम इदारे वर्ल्ड क्लास होते थे, दुनिया इन इदारों की मिसालें दिया करती थी। लेकिन उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि तालीमी इदारे थे, उनको बिल्कुल पोलिटिसाइज़ कर दिया और एक सियासत का बड़ा ख़तरनाक माहौल यूनिवर्सिटी में डाल दिया। उन्होंने जितनी कॉरपोरेशनें थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मिलें थीं, सबको नेशनलाइज़ किया। नेशनलाइज़ करके सब में यूनियनें बनाई। यूनियन में कोई बुराई नहीं है अगर वो गरीबों के हकूक़ के लिए हो, लेकिन उन्होंने गरीबों को भी बर्बाद किया, लेकिन सिर्फ उनके कंधे पे सियासत की। और एज अ रिज़ल्ट ये तमाम इदारे एक एक करके बर्बाद होते गए और तबाह होते गए। और आज तक वो जो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बोए हुए बीज हैं, वो उसमें से जो उसके दरख्त बन गए हैं वो निकल नहीं सके। और आज भी हमसे PIA, रेलवे, पोस्ट ऑफिस संभलता नहीं है। और साथ में उन्होंने बिजनेसमैन को भी ख़त्म किया। ब्रेन ड्रेन पहली दफ़ा पाकिस्तान से शुरू हुआ भुट्टो साहब के ज़माने में, और उसके बाद ज़ियाउल हक़ साहब ने जो कुछ किया वो तारीख़ का हिस्सा है, मैं आज उस पर वक्त नहीं गुजारूँगा। लेकिन इब्तिदा वो थी, और करते 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 कराची जो पावर हाउस था पाकिस्तान का वो बर्बाद होता गया। और आज से तकरीबन 5 से 6 बरस पहले, जब मेरी भी उम्र वो होने को लगी, जब मैंने कहा यार अब बुढ़ापा पास आ रहा है, तो आइंदा इंसान कहाँ रहे। कराची बिल्कुल मायूस कुन था। या तो ये सोचता मैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ, लेकिन वो उस वक्त तक हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमसे पिछली नस्ल ने कितनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया। और मैं बार बार, ये हकीकत है, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, लोग समझें शायद मैं ऐसी ड्रामाई बातें कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है। मैं ये सोचता था कि अगर कभी नाना मरहूम आखिरत में सामना हो गया और उन्होंने पूछ लिया कि बेटे, मैंने पटियाले में मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे, कि मैंने पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मेहनत की, बहुत से मेरे अजीज़ और क़ारिब रिश्तेदार जिनको मैं नहीं जानता, जिन्होंने सन 47 में पार्टी ने अपनी जानें दे दी, बर्बाद हो गए लोग, इसलिए कि मुझ जैसे नामाकूल लोग पाकिस्तान में आज़ादी से जी सके। मैं कह, अगर उन्होंने मुझसे आखिरत में पूछ लिया कि भाई तू तो पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, हमने तेरे लिए पाकिस्तान बनाया, तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो मैंने अपनी ऑप्शंस को वैल्यूएट किया। मैं इस्लामाबाद गया, बहुत छोटी सी जगह है, कराची वाला इस्लामाबाद बड़ा मुश्किल है। फिर मैं लाहौर आया, और लाहौर आके मैंने देखा कि यार ये तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का शहर डेवलप हुआ है, और एक मिडिल क्लास शख्स के लिए ये एक अच्छी जगह रहने के लिए, ख़ासतौर पे अगर आप मिडिल क्लास भी हों और आपकी उम्र भी हो रही हो और आप रिटायर करना चाहते हो, तो लाहौर एक बेहतरीन शहर था साहब। इस एवैल्यूएशन के साथ मैं कराची छोड़ा और मैं लाहौर आ गया। वालिदैन खुश भी नहीं थे, क्योंकि वो पार्टीशन के वक्त से वहाँ रह रहे थे, यानी सन 47 से मेरे वालिदैन वहाँ थे। लेकिन बहरहाल मेरी ज़िद पे वो यहाँ पे आ गए, और आने के बाद 2-3 बरस बड़े सुकून से गुजरे। जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो पहली हुकूमत थी जिसने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े सरमाएदार को, बड़े बिजनेस को ख़त्म कर दिया। अब पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली हुकूमत आई है जो लगता है मिडिल क्लास को ख़त्म करने पर तुली हुई है। शायद माजी की हुकूमतों ने गरीब 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 का ढंढोरा इतना पीटा, गरीब के कंधे पे इतनी सियासत की, हालांकि सिर्फ सियासत की, किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी हुकूमत ने गरीब का हाल बेहतर नहीं किया। सन 70 से लेके आज तक गरीब को सिर्फ बर्बाद किया गया है, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, हमने गरीब को तहस नहस कर दिया। गरीब अगर 10% थे तो आज 60% लोग गरीब हैं। हमने मिडिल क्लास को गरीब करते गए,
लेकिन गरीब के कंधे पे सियासत करते गए। मिडिल क्लास फिर भी किसी हद तक बची रही। आज तक जैसे कैसे सफ़ेद पोश इंसान जो था वो गुजारा कर रहा था, अपना काम चला रहा था। लेकिन अफसोस के साथ पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो मुझे लगता है, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कि ये हुकूमत शायद दानिस्ता या गैर दानिस्ता, शायद इनके पास लोग नहीं हैं, शायद शऊर नहीं है, और अब मुझे लगता है कि नीयत नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है। यह आज का मौजू यूँ है कि अब से कुछ घंटे पहले मैं और मेरी हमशीरा बैठे ये बात कर रहे थे कि यार अब हम दोनों बूढ़े हो चले हैं, अब हमारी अर्निंग पावर वो नहीं है, अब हम जमा पूंजी खाने वाले हैं, हमारी उम्र है, आगे हम कहाँ रहें। और बहस ये थी कि पाकिस्तान में क्या एक मिडिल क्लास शख्स का रहना अब मुमकिन रह गया है या नहीं। इस मौजू पर और गुफ्तगू करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं इसी हुकूमत की एक बात की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, और वो तसल्ली के साथ करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा एक कारनामा है। इस हुकूमत का एक जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि खुदा का शुक्र है इस वक्त पाकिस्तान का लीडर एक ऐसा लीडर है जिसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, नालायक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। दुनिया उसकी इज्जत करती है। ना इसको 10% कहता है, ना को 30% कहता है, ना इसको कहता है कि भाई इसने तो कारोबार दुनिया भर में फैलाए हुए हैं, चोर है, किक बैक लेता है, बेईमानी करता है, 40 साल से। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि शख्स नेक नीयत है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस शख्स को पाकिस्तान के अब वज़ीर आज़म बन के जितनी बातें वो सुन रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये बातें सुन रहा है किसी न किसी जगह, कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान की मोहब्बत भी है और फ़िक्र भी है। और मैं ये बात यूँ खूब समझता हूँ कि एक ज़माने से मेरे भी दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत रही है, फ़िक्र रही है, और मैं जान सकता हूँ कि ऐसा शख्स किस कैफियत से गुज़रता है कि अल्लाह ताला उसको हैसियत दे, अल्लाह ताला उसको क़ुव्वत दे, अल्लाह ताला उसको रोज़गार के गम से फ़ारिग कर दे, अल्लाह ताला उसको और कोई फ़िक्र ना दे। वो कहता है यार अब मैं अपनी कौम, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। बदले में पाकिस्तान ने उसको, हम सबको पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त दी है, हम जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से। तो मैं ये जानता हूँ कि इमरान ख़ान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहा है, जान मार रहा है, लेकिन मिडिल क्लास का जो हो रहा है वो अभी उठाए रखा है। लेकिन जो काम सही हो रहे हैं उनमें से एक काम है फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बेहतरीन काम इस वक्त हो रहे हैं उनकी मिसालें आपके सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त है। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प किया है, मिलिटरीली हेल्प किया है। ये जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें चाइना हेल्प करता है। ये जो हमने धमाका टेस्ट किया जिसको नवाज शरीफ साहब आज अपना कारनामा बयान करते हैं, उसमें भी चाइना की मदद शामिल थी। आखिरी वक्त में हमें फ्यूज़ेस वहीं से मिले थे। चाइना ने हमें हमेशा हेल्प किया है, और मुझे ये यकीन है कि चाइना इंशाल्लाह आइंदा भी हेल्प करेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इस वक्त अपने फुल पोटेंशियल पे बेनिफिट ले रहा है या नहीं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कोई 1-1.5 साल से मैं बड़ा क्यूरियस हुआ, तो मैंने देखना शुरू किया कि यार पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से मतलब क्या है। और इत्तफाकन मुझे मलेशिया जाने का इत्तफाक हुआ पिछले बरस 2-1 बार, तो मैंने रियलाइज़ किया उस जगह खड़े होकर जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका, कि उसकी अहमियत मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या है। मलेशिया का नाम मैं यूँ वो कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब बार बार मलेशिया का जिक्र करते हैं, गए भी महातीर से मिलने। तो मलेशिया की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और उस अहमियत का अंदाज़ा साहब यूँ कर लीजिए कि चाइना ने बहुत से ममालिक में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन पाकिस्तान में अंदाज़ा है एक रिपोर्ट के तहत कि तकरीबन $52 बिलियन, बल्कि उससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। मलेशिया पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन मलेशिया में तकरीबन $46 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कर चुका है। सिंगापुर वित्ता सा है, सिंगापुर में तकरीबन $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है एक रिपोर्ट के तहत। वो रिपोर्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये मैं इजाद नहीं कर रहा हूँ नंबर्स, रिपोर्ट के नंबर्स। अब मलेशिया सिंगापुर की इतनी अहमियत क्या है चीन के लिए?
और साथ साथ पाकिस्तान की अहमियत क्या है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब श्रीलंका $15 बिलियन, म्यांमार $8 बिलियन, बांग्लादेश $26 बिलियन, फिलीपींस $12 बिलियन, कंबोडिया 14 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो मुझे अब तक दिख रही हैं, हो सकता है मैं गलती डेटा में, लेकिन ये 3 बड़े अहम मुल्क हैं। वो क्या अहमियत है उस पर मैं आपको वक्फे के बाद थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात, स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो है वो कुछ बताया है, कुछ 25 बेसिस पॉइंट कोई इंटरेस्ट रेट चेंज किया है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी तकल में एक मिडिल क्लास का सीधा साधा आदमी साहब, और जैसे मेरे देखने वाले हैं वैसे मैं हूँ, वो मुझे समझ नहीं आया, तो उसमें मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। मुझे आपने इससे पहले जो शोज़ हुए उनमें आपको समझ आ गई। लेकिन एक बात गवर्नर स्टेट बैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मेरे दिल के करीब जो एक बात है वो कही कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने याद कराया कि एक ज़माना था कि हम लोकल मैन्युफैक्चर्ड टाइलें ख़रीदते थे, आज हम स्पेन की, इजिप्ट की, इटली की, न जाने कहाँ की, बल्कि बताना भूल गए, यूएई तक की बनी हुई टाइलें पाकिस्तान में आती, फ्लोर टाइल्स, और हमारे लोकल इंडस्ट्री का नाम लिया कि भाई हम पहले तो वहाँ से आती थी, उस इंडस्ट्री को क्या हुआ। तो उन्होंने बात की कि हमें उस इंडस्ट्री को दोबारा ज़िंदा करना। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल मेरे दिल से लगती बात की। और साथ में मैं इसमें ऐड ये करूँ, आपने टाइल की एक मिसाल बड़ी अच्छी दी, लेकिन सर पाकिस्तान में चप्पल तमीज़ की जो है वो भी चाइना या किसी और मुल्क के इनपुट के बगैर नहीं बनती। हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हमारी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो बिल्कुल हिल चुकी है। और अल्लाह करे कि हुकूमत वो पॉलिसीज़ लेके आए कि दोबारा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उठे। उसमें मैं एक बड़ा स्पेशल जिक्र मैं करना चाहूँगा वियतनाम का। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं आते साथ इब्तिदा इस गुफ्तगू की वियतनाम से करूँगा। एक छोटा सा वक्फा लीजिएगा। बात आने का बहुत शुक्रिया। वक्त से पहले मैंने वादा किया था वियतनाम से शुरू करूँगा। अमेरिका और चाइना की एक ट्रेड वॉर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं, आज से नहीं एक ज़माने से चल रही है। आइंदा का सुपर पावर कौन है ये ट्रेड वॉर डिसाइड कर रही है कि ये मिलिटरीली जो है ये अब सुपर पावर्स डिसाइड नहीं कर सकती। अब इकॉनमी नोट से डिसाइड होगा कि सुपर पावर कौन है, और ये तय है कि इस सुपर पावर की कंपटीशन में चाइना है और अमेरिका, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सब मुल्क जो है, रशिया भी है, सब है उनका। ये 2 मेगा पावर्स हैं जो कि लड़ रही हैं, और इस लड़ाई की वजह से, मैं नहीं कह रहा कि उनकी वजह से, इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में बहुत सी जंगें भी हो रही हैं। लेकिन वो जंगें क्यों हो रही हैं वो मौजू में किसी और दिन के लिए उठाए रखता हूँ। आज वक्त नहीं है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पे बेहतरीन काम हो रहा है उस पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि मलेशिया, सिंगापुर की अहमियत चीन के लिए क्या है कि वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की गई। ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। चाइना जो है साहब, ये अगर आप देखें उधर राइट हैंड साइड से, ये साउथ चाइना सी के ज़रिए इसका रूट चलता है ट्रेड का, और चाइना का वहाँ से आना होता है किधर, पर्शियन गल्फ में, और ये हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है वहाँ जाके बिल्कुल लेफ़्ट के ऊपर आपको दिखेगी। मुझे राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। ये आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपको देखिए ऊपर जो चोंच जा रही है ये पाकिस्तान के आगे से होती हुई वहाँ जाके उनको अपना फ्यूल चाहिए मिडल ईस्ट से, और ये पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर से ऐसे, मैं स्क्रीन में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे घूमते हुए ये ट्रेड रूट है। अच्छा, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये बीच की चोंच इसको इनलार्ज कर दीजिए, मलेशिया का जहाँ पे हिस्सा है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक छोटी सी नाली है, वो है मलाका स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर और स्ट्रेट ऑफ मलाका है। स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर, स्ट्रेट ऑफ मलाका इतनी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हालांकि इतनी पतली सी है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ मलाका यूज़ नहीं करते तो उनके इंडोनेशिया, फिलीपींस से होते हुए और लंबा रूट बनता है। अब ये इतना पतली सी जगह है जो कि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में अटकी हुई है। आप जाके जोहर बारू में मलेशिया में बैठे ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक टूरिज्म बड़ा अच्छा स्पॉट है, लोग जाते हैं, लोग रियलाइज करते हैं मलाका में क्या है। मलाका में एक डीप सी पोर्ट चाइना बना रहा है बहुत बड़ा, पूरी स्ट्रेट को डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अहम एक रूट है। अगर ये रूट ना हो तो चाइना का ट्रेड का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो मलेशिया एंड सिंगापुर वेरी वेरी क्रूशल, और यही वजह है कि मलेशिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 45 से 46 बिलियन डॉलर, सिंगापुर में तकरीबन 40 बिलियन डॉलर चाइना इन्वेस्ट कर चुका है और फर्दर कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। लोन्स भी होंगे लेकिन बेशतर इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट चाहता है। अच्छा, डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है, उसको मिलिट्री स्टेबिलिटी भी चाहिए वहाँ पे,
उसको वहाँ पे चीन को हर किस्म की मिडिल क्लास की स्टेबिलिटी चाहिए। चाइना को रास्ते में जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ की मार्केट्स भी चाहिए। वहाँ पे उसको नंगे भूखे फुकरी कौम नहीं चाहिए, उसको खाते पीते अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे वो जहाँ से गुजरे तो कोई इनस्टेबिलिटी ना हो। चाइना जहाँ जहाँ से गुजरता है वो चाहता है कि भाई स्टेबिलिटी हो। अच्छा, चाइना ने जब ये ऊपर आप दोबारा लगाई सर वो साउथ चाइना सी वाला, तो वहाँ से जब आया तो उसको थाईलैंड ने एक ऑफ़र की कि साहब आप ये नीचे से स्ट्रेट से घूमते हुए आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका से, आप थाईलैंड के बीच में एक पाइप डालिए और इधर अपने जहाज़ खड़े कीजिए, इधर जहाज़ खड़े कीजिए और वहाँ से फ्यूल जो है आप उन पाइप्स के थ्रू पंप कीजिए और आपको ये नीचे से पूरा घूम के कंबोडिया, वियतनाम, ये सारा ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। फॉर सम रीज़न, कुदरत की बात है, हमारी खुशनसीबी, वो डील नहीं बनी और चाइना ने ऑप्ट किया पाकिस्तान के थ्रू ये ऊपर का रूट। अब ये मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन पे आप इसको सही से देख सकेंगे। चाइना ने ये रूट पाकिस्तान का लिया क्योंकि पाकिस्तान, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और चीज़ देख लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बैठा हुआ है। जब रूस अफगानिस्तान में घुसा था, हम पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम क्यों उस जंग में पड़ गए। अगर हम उस जंग में ना पड़ते तो अफगानिस्तान की रूस के लिए कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी। मकसद था वही, ये जो आज चाइना रूट लिए बैठा है, उसने फिर पाकिस्तान के थ्रू पंच करके नीचे आना था गवादर वाली साइड के ऊपर। शुक्र खुदा का वो बात टल गई, लेकिन चाइना ने बहुत तरीके से, और हमें चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि चाइना ने ये रूट अपनाया और यही वजह है कि इंडिया को आज तक अमेरिका ने अपना साथी रखा हुआ है। टाइम थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा, मुझे उम्मीद है कि मेरी थॉट टूटेगी नहीं। प्रोड्यूसर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं भटक जाऊँ तो मुझे वापस लाना है। अमेरिका ने इंडिया को अपना साथी एक ज़माने से बनाया हुआ और चीन के ख़िलाफ़ किया हुआ है। उसकी वजह ये है, इस नक्शे को ज़रा सा इनलार्ज कर लीजिए, इंडिया वाला हिस्सा, और अमेरिका एक ज़माने से ये कोशिश कर रहा है और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को वापस वो अब्जॉर्ब कर ले। और उसकी वजह यह है कि जब तक ये पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता है, तब तक ये पूरे ऊपर रशियन और चाइनीज़ और ये जो सेंट्रल एशियन ब्लॉक है, इसके लिए एक ट्रेड रूट की ऑप्शन है। अगर नहीं, वो वाला दिखाइए जहाँ पे ये जो एरिया है ना पाकिस्तान की, जो बाकी सी पैक का रूट दिखा दीजिए पाकिस्तान के थ्रू, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये एग्जिस्ट करता है ना, ये पूरा ब्लॉक इंडिया पे डिपेंड, अगर इंडिया इसको खुदा ना करे पाकिस्तान को अब्जॉर्ब कर ले, तो ये पूरा ब्लॉक, इंडिया एक जिन की तरह बैठा होगा, इस पूरे ब्लॉक को ब्लॉक कर देगा। और अमेरिका की भी एक कोशिश यही रही है कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को कुछ करे और इंडिया में अब्जॉर्ब कर ले। और मैं बहुत ज़्यादा डाइग्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बातें याद आती जा रही हैं। किसी दिन कारगिल पे भी बात करेंगे कि कारगिल क्यों हुई थी। इंडिया जो कहता है ना कि वो जंग बेफ़ायदा थी, वो कारगिल भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इट वाज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट। मैं पाक फ़ौज को, ठीक है, हम इस पर बात नहीं करते, बट आई लाइक टू सल्यूट जो कारगिल का इंसिडेंस हुआ, जिसकी वजह से रूट आज तक पाकिस्तान के पास है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी वैल्यू है। पाकिस्तान को गरीब क्यों रखा गया? आप, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ये हुकूमत बिल्कुल सही बातें कर रही है। आप सोचिए, ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ईरान का बॉर्डर देखिए साहब जरा इस नक्शे के ऊपर, अफगानिस्तान मिनरल रिच, ईरान फ्यूल रिच, और पाकिस्तान अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता क्यों देख रहा है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। पाकिस्तान फ्यूल रिच भी है, पाकिस्तान गैस रिच भी है, पाकिस्तान मिनरल रिच भी है, लेकिन ये जो दुश्मन ताकतें हैं इस ब्लॉक की, वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहती थी। हम कंगले होंगे तो इंडिया यहाँ से धक्का मारेगा ना, हमें कंगला रखा गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो ब्रुनेई से ज़्यादा अमीर मुल्क है पाकिस्तान, और मुझे लग रहा है कि ये वाली हुकूमत इस चीज़ को समझ रही है। पाकिस्तान का फाइनेंशियल पोटेंशियल ब्रुनेई से ज़्यादा है, उसको नंगा भूखा रखा गया ताकि इंडिया हमें तोड़ने की कोशिश में लगा रहे। अब मैं वापस आता हूँ उस बात पे, ये इंडिया अमेरिका की साजिश अलग हुई, तो ये जो रूट है ये जब तक एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान इस इलाके का नहीं, पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे अहम मुल्क है। सबसे नालायक नहीं, सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान दुनिया का, क्योंकि पूरी इन चाइना अमेरिका जो ट्रेड वॉर है उसमें पाकिस्तान एक बहुत क्रूशियल। अब पाकिस्तान की अहमियत क्या?
गवादर की अहमियत क्या। अनफॉर्चुनेटली कराची जो है उसके साथ एक अरसे से बर्बादी उसकी की गई, और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ उससे आप शायद ये समझ सकें कि बहुत सी इंटरनेशनल फोर्सेस ने कराची को बर्बाद क्यों किया। कि कराची एक डेवलप्ड कराची जो होता, पिछले जुमेरात को, इंटरेस्टिंग बात है आज फिर जुमेरात है, पिछली जुमेरात को मैंने कराची पे एक शो किया था, अगर चाहें तो यूट्यूब पर उसको निकाल के देख लीजिए, जिसमें कराची की मैंने कहानी सुनाई थी। अगर कराची एक बहुत प्रॉस्परस शहर होता तो ये ट्रेड रूट कराची पोर्ट के थ्रू आता, लेकिन इसको बर्बाद टर्मोइल में रखा गया, बम फटते थे, केओस, ताकि चाइना कराची से डरता रहे। अल्लाह का शुक्र है हमने गवादर को यूज़ किया और चाइना को वो रूट दिया गवादर तक। अब चाइना गवादर तक आ गया है। यहाँ से आगे चाइना का इंटरेस्ट क्या है और पाकिस्तान का फुल पोटेंशियल इस ट्रेड वॉर में, बल्कि जो हमारी पोजीशन है इसमें थोड़ी सी और बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड नोट ज़रूर कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज हर किस्म के दुश्मन और हर किस्म के थ्रेट से निपटने की फुली केपेबल है, लेकिन दुनिया की कोई जंग, कोई मिलिट्री पावर एलाइज के बगैर नहीं चलती। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं उसके लिए आपको साथी चाहिए होते हैं, एलाइड फोर्सेस चाहिए। और चीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि चीन इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी पाकिस्तान का हमेशा सच्चा दोस्त रहा है। लेकिन अब एक और ख़ास बात सीपैक की अहम, वो ये है कि सीपैक की वजह से अब चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में कई लाख गुना ज़्यादा है। तो हमारे आसपास के जो मुल्क गंदी नज़र रखते थे पाकिस्तान पे, अब उनको ये भी अल्लाह का शुक्र है, पाक फ़ौज तो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, लेकिन अब चाइना का साथ सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक साथी वाला है। इस पर और बात होगी, एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। माज़ देने का बहुत शुक्रिया। माज़ खान, मैंने पिछली बार कहा था कि वियतनाम की बात करूँगा, वो रहेगी मेरे जहन से कि वियतनाम की बात करें। अभी मैं वियतनाम पे आता हूँ। प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त की, मैं बिल्कुल अपने मतलब शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जो बातें मैं बोलता हूँ वो ऐसी कोई बड़ी तैयारी करके नहीं बैठा होता हूँ। ये वो चीज़ें जो मेरे दिल के करीब होती हैं, तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वक्त के साथ भटक जाता हूँ। तो वियतनाम पे मुझे वापस आना है। अब मैं चाहूँगा नक्शा वापस ले आइए स्क्रीन के ऊपर। अब आप अगर गौर फरमाएँ तो पाकिस्तान से होते हुए जब चाइना नीचे आता है तो सिर्फ उसको मिडल ईस्ट से फ्यूल रूट नहीं मिल रहा, उसको ये ट्रेड भी कर रहा है, ना सिर्फ मिडल ईस्ट से बल्कि मिडल ईस्ट को हॉप करके इसको कैस्पियन सी, रेड सी, बॉस्फोरस, ये सारे एक्सेसेस चाहिए यूरोप के लिए, और उसके लिए उसको जहाँ से जाना पड़ रहा है उसको रास्ता नहीं मिल रहा। यानी कि वो पाकिस्तान के, ईरान उसको रास्ता नहीं देगा, सऊदी अरब उसको नहीं दे रहा, तो उसने एक नया रास्ता ईजाद किया। वो नीचे से आया और घूमते, अभी मैं एक मुल्क का नाम लेने वाला हूँ जिसकी चंद साल पहले बड़ी धाएँ धुई हुई, और जैसे ही मैं उस मुल्क का नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे कि उस मुल्क में धाएँ धुई जो हुई थी वो क्यों हुई थी। तो ये जो, काश के मेरे पीछे होता मैं खड़े होकर समझाता आपको। तो चाइना ने अपना एक ट्रेड रूट निकाला, ये साउथ चाइना सी से आया नीचे इंडियन ओशन, और ये ऊपर गया यूरोप की तरफ, लेकिन उसको उसकी यूरोप के लिए जाने के लिए जाना पड़ रहा है अफ्रीका के बीच में से। अब अगर वो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, तो ये पूरा साउथ चाइना सी में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वो सारे मुल्क हैं, उनके बजाय पाकिस्तान ठक आएगा। यहाँ से गवादर से अपने ट्रेड शिप्स, कार्गो शिप्स को लोड करेगा, और यहाँ से सीधा ये ओमान, यमन, और यमन से होता हुआ, यमन लफ्ज़ समझ में आया, यमन से होता हुआ ये बीच में जाएगा उस मुल्क जहां पिछले चंद साल पहले बहुत धाएँ हुई, वो था इजिप्ट। और इजिप्ट का एक्सेस इतना खूबसूरत है कि इजिप्ट के पास एक्सेस है और सामने इसके यूरोप पड़ा हुआ है। बड़ा मज़े का मुल्क है इजिप्ट। और इसलिए सर मुझे जल्दी से बता दें, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इजिप्ट में जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की, वो, अच्छा आई एम सॉरी, मैं तैयार नहीं हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। इजिप्ट की इन्वेस्टमेंट चाइना की बेतहाशा, और इस हद तक है कि चाइना ने ये तक ऑफ़र किया इजिप्ट को कि हम नया कायरो डेवलप बना के देते हैं, तोहफ़तन एक नया शहर बना देते हैं आपको। कायरो जो कि बर्बाद किया गया उस जंग के अंदर, हम आपको नया शहर बना देते हैं। चाइना के लिए वो मुल्क इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजिप्ट हमारी डिस्कशन नहीं है, हमारी डिस्कशन पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए है, और चाइना मेहनत कर रहा है,
ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है जियोपॉलिटिकल, लेकिन इस स्ट्रेंथ से फ़ायदा क्या लिया जा सकता है, उसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी वियतनाम की। एक आर्टिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग, दिसंबर में आया है, उसका लिंक आपके सामने आ जाएगा, bit.ly/FQ-Vietnam economy, ये लिंक है, इसका शॉर्ट कर दिया मैंने bit.ly के ऊपर, bit.ly/FQ-Vietnam economy। इस लिंक पे जाइए, बड़ा बेहतरीन सा आर्टिकल है। हो यह रहा है क्योंकि अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर है, तो अमेरिका चाइना से आने वाली चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ लगा रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, किसी न किसी मुश्किल कर रहा है चाइना से आने वाले माल को। एक तो वो जो चाइना प्रोड्यूस करके भेजता है उसके ऊपर मसला पड़ रहा है, दूसरा मसला पड़ रहा है कि जो अमेरिकन कंपनियां चाइना में प्रोड्यूस करा के माल लाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त एप्पल है, ठीक है, दूसरी बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग है। ये वो कंपनियां हैं जिसको चाइना जो है, अमेरिका जो है, इनको रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मुझे ये नाम लेने ज़रूरी यूँ है कि इनका जिक्र बहुत हेवी है। Vietnamese authorities said that the zones are on a total of 1.3 million hectares. 1.3 मिलियन एकड़, 13 लाख एकड़ ज़मीन जो कि वियतनाम का नॉर्थ है, चाइना से बॉर्डर मिलता है, उसको वो एक फ्री ट्रेड जोन बना रहा है जहां फॉरेनर्स आके इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ये बड़ी बड़ी जिन्नात कंपनियां मेगा कॉम्प्लेक्सेस वहां क्रिएट कर रही हैं। वो चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो चाइना में प्रोड्यूस कर रहे थे, अमेरिका भेजने में उनको मुश्किल हो रही है, वो वियतनाम में प्रोड्यूस करके वियतनाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वियतनाम उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा उठा रहा है। जिन कंपनियों को मैंने नाम लिए वो बहुत बड़ी, इतनी ख़तरनाक साइज़ की उनकी इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ अनइमेजिनेबल, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। पाकिस्तान, मेरी सारी ये 30 मिनट की कहानी का लुब्बे लुबाब ये है, पाकिस्तान का बॉर्डर भी चाइना से मिलता है। वियतनाम तो फिर भी साउथ चाइना सी पे पड़ा है, वहाँ से बना के लाना। वियतनाम की कौम हमसे कोई बेहतर नहीं है, वियतनाम की ज़मीन हमसे बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की ज़मीन वियतनाम से बेहतर है, पाकिस्तान की कौम वियतनाम से कहीं ज़्यादा होशियार है, पाकिस्तानी मेहनती है, स्किल्ड है। एक चीज़ का एब्सेंस रहा है पाकिस्तान में, वो है ईमानदार लीडरशिप का। ये मैंने बिल्कुल शो के शुरू में कहा था, ये तो तय है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ईमानदार है। लेकिन अगर इस ईमानदार लीडरशिप ने बेहतरीन सलाहियत के लोग अपने इर्द गिर्द ना रखे और इस पोटेंशियल को कैश ना किया, तो बड़ा गज़ब और जुर्म और दुख की बात होगी। इस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ये है कि अगर वियतनाम ने 13 लाख एकड़ रखे हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए 26 लाख एकड़ चाइना के हाथ कर दे। आओ जी, इंडस्ट्री लाओ, इधर लगाओ, ले आओ अपने हज़ारों लोग, लेकिन साथ में लाखों लोग हमारे एम्प्लॉय करो। ले आओ अपने हज़ारों लोग, बना लो अपने लिए शहर, लेकिन लाखों लोग हमारे एम्प्लॉय करो, और चाइना इंशाल्लाह करेगा। क्योंकि जियोग्राफिकली वियतनाम, एक बार फिर वो नक्शा दिखा दीजिए, वियतनाम उधर पड़ा है और पाकिस्तान देखिए किधर पड़ा। अगर ट्रेड रूट, ट्रेड पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रूट, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के इस नक्शे का हीरा है। ये वो हीरा है जिसके बगैर पूरी दुनिया का धंधा चौपट हो सकता है। अगर हम समझ लें इसको और इसको इन कैश कर लें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा बड़ी इकॉनमी होगी। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। मास्टर देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मैं बातें लपेटना चाहूँगा, समेटना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अगर इंटरेस्ट जो सारी बातें मुझे मैंने की, तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, कुछ रिसर्च कर लीजिए। मलेशिया ने जब ये नई हुकूमत आई महातिर मोहम्मद की, तो ये भी एक ऑनेस्ट हुकूमत है, क्योंकि पिछली हुकूमत के ऊपर बहुत इल्ज़ाम थे और वो जो साहब थे अंडर अरेस्ट हैं, बड़े बड़े उनके वो 1 MDB के फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या स्कैंडल्स हैं उनके, उस पर किसी और वक्त अगर ज़रूरत हो तो बात करेंगे। लेकिन आते ही साथ महातिर मोहम्मद की वजह से भी
चाइना की इन्वेस्टमेंट्स मलेशिया में बढ़ रही हैं। ठीक है, रीनेगोशिएशन हुई है, थोड़ी बहुत रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन काम बढ़ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका या पोर्ट ऑफ मलाका आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। श्रीलंका में हम्बनटोटा हार्बर है, HAMBANTHOTA, हम्बनटोटा हार्बर, वो श्रीलंका चाइना डेवलप कर रहा है पूरा। उसको अगर आप लिंक तलाश करें मिल जाएगा आपको, वो कर लीजिए। साथ में गवादर की अगर आप मैप देखेंगे तो वो भी गवादर चाइना इंटरेस्ट सर्च करेंगे, आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें मईशत से भी ताल्लुक़ है और मिलिट्री से भी ताल्लुक़ है। एक ब्लूमबर्ग का लिंक है 2016 का, 23 अगस्त 2016, ली का-शिंग पाकिस्तान टर्मिनल टू स्टार्ट आफ्टर 5 ईयर डिले। कराची जब गवादर हो गया, जब मैंने कहा पिछले वक्फे में कि कराची के हालात क्योंकि इतने बुरे रखे गए थे कि उसको इग्नोर किया गया, तो लेकिन कराची की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। और ली का-शिंग जो कि हांगकांग के बहुत बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, पिछले साल रिटायर किए, दुनिया के अमीर 3 लोगों में से, उन्होंने कहा कि जी मैं कराची को पोर्ट को रीबिल्ड करता हूँ, तो कराची के पोर्ट पे वो काम कर रहे हैं। कहने का मतलब सारी बातों का लुब-लबाब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो सकता है। कौम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अमीर तरीन है, और इस बार उम्मीद है कि हमारी जो हुकूमत और हुक्मरान हैं वो भी मॉरलिटी में, मॉरल में, ईमानदारी में, हुब्बुल वतनी में अमीर हैं। तो सब की सारी बातें मिल के इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इब्तिदा मैंने अर्ज़ की थी, बावजूद मिडिल क्लास का रहना बड़ा मुश्किल हो गया। बात यह, इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि इस बात को समझें, मिडिल क्लास को अगर पाकिस्तान से बाहर धकेल देंगे तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है। एक जल्दी से हमारे पंजाब की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी एक लाइन सुनवा दीजिए। अब आपने जवाब देना है इसका, चाहे उन्होंने काम किया चाहे उन्होंने काम नहीं किया, अब आपकी जिम्मेदारी है। वो मासूम बच्चे स्कूलों में टाटों पर बैठ के वो पढ़ रहे हैं, अगर 3 महीने मजीद आप लगेंगे तो वो 3 महीने यानी इस साल की सर्दियां भी वो जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच बात बोलनी चाहिए। इस साल नहीं, वो शायद साल तक एक बैठे रहे, क्योंकि पैसे हैं नहीं। पिछली हुकूमत 1 रुपया छोड़ के खजाने के अंदर नहीं गई। लाहौर के 70 स्कूल, मुझे पता है 70 स्कूलों की बिल्डिंग गिरने वाली है, मुझे पता है इन सारी डिटेल्स का। किस चीज का इंतजार किया जाएगा कि वो गिर जाए? देखें, अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या अपने पैसे लगाऊं जाके? मैं कहा गरीब को तो हमेशा गरीब रखा गया है। गरीब का स्कूल इन साहब की जिम्मेदारी है, और गरीब के तो गरीब बेचारा क्या नहाता है और क्या धोता है, उसके ऊपर अल्लाह का करम है इस हुकूमत ने कोई बोझ नहीं डाला बकौल उनके। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इन्होंने मिडिल क्लास को दिवालिया कर दिया है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस द कॉस्ट ऑफ लाइफ अगर देखी जाए तो मिडिल क्लास के पास ये हुकूमत कोई तरीके की ऑप्शन नहीं छोड़ रही। इस वक्त मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान में बरतानिया के बराबर है, और माजरत के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मेयार ज़िंदगी है वो शायद सूडान से भी बुरा हो, इथियोपिया से बुरा हो। ये जुल्म असद उमर साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब से हाथ जोड़ कर ना करें। अमीर आदमी को आपकी पॉलिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं घटाएं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता इसका मतलब क्या है। जो गरीब आदमी है वो बेचारा ऐसी घसे, उसको पता है उसकी ज़िंदगी नहीं बदलनी, वो गम में बस लगा हुआ है, उसको 4 रुपये ऊपर 4 रुपये नीचे दिहाड़ी करके करके कर्ज उधार करके ज़िंदगी गुजार लेता है बेचारा। मिडिल क्लास वो क्लास होती है जो जॉब्स क्रिएट करती है, जो छोटा कारोबार करती है, जो मिड साइज़ कारोबार करती है, जो नौकरियां करती है, जो MBAs हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर, जिसे वर्किंग क्लास कहते हैं, एजुकेटेड वर्किंग क्लास, जो कि सफ़ेद पोश है, जो अगर गवर्नमेंट के अस्पताल नहीं जाए तो बीच में उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसको उस अस्पताल, उस स्कूल जाना पड़ता है जहाँ जाती दिवालिया हो जाता है। वक्त नहीं है, मैं बहुत सी बातें कहना चाह रहा था, शायद किसी और दिन, आज मैं गुस्सा ठंडा किए लेता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मिडिल क्लास के ऊपर नज़रसानी कीजिए, वरना सन 83 में मेरा भाई पाकिस्तान छोड़ गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक साहब के कारनामों की वजह से। आज मेरे घर में मेरी बहन की गुफ्तगू ये थी कि बुढ़ापा हम पाकिस्तान में तो नहीं गुजार सकते। ऐसा ना कीजिए कि मिडिल क्लास यहाँ से चली जाए, क्योंकि मिडिल क्लास है जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी और जॉब क्रिएशन को ड्राइव करती है। समझिए, मिडिल क्लास से मजाक अच्छा नहीं होगा, भारी ना पड़ जाए।